तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि सीआरएस स्कोर क्या होता है, उसके 4 फैक्टर्स क्या होते हैं, हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं उसे और इस कैलकुलेशन की क्या इम्पोर्टेंस है। सो चलिए देखते हैं और एंड में आपको मिलने वाली है एक बोनस टिप। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। कितना अच्छा वेदर है। हाँ, एक चीज़ बताओ, हम जिससे भी कनाडा जाने की बात करते हैं वो सब हमसे पहले ये पूछते हैं कि ये बताओ सीआरएस स्कोर कितना है। तो ये क्या है सीआरएस? सीआरएस एक स्कोर होता है जो कैनेडियन गवर्नमेंट आपका एप्लीकेशन देख के आपको अलॉट करती है और इसे कैलकुलेट किया जाता है। कैलकुलेट कैसे करेंगे? ये जानने के लिए चलते हैं मेरे ब्लैक बोर्ड पे। लेट्स गो। स्वागत है आप सबका मेरे ब्लैक बोर्ड पे और हम समझेंगे सीआरएस स्कोर के क्या कंपोनेंट्स है। तो सीआरएस स्कोर की फुल फॉर्म है कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम और हम इस सिस्टम को आज ब्रीफ में समझेंगे। तो जो हमारा सीआरएस स्कोर होता है वो 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। कोर ह्यूमन कैपिटल फैक्टर्स, स्पाउस फैक्टर्स, स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स एंड एडिशनल पॉइंट्स। अब ये सब काफ़ी टेक्निकल है और इसके अंदर आगे बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहे हैं। जैसे आपके जो कोर फैक्टर्स है वो है आप कितने एजुकेटेड हो, आपको क्या क्या लैंग्वेज आती है, क्या वर्क एक्सपीरियंस है, उम्र कितनी है आपकी। 29 ईयर्स तक पॉइंट्स सेम रहते हैं, उसके बाद 5 पॉइंट्स फॉर एवरी इंक्रीजिंग ईयर इन एज के डिडक्ट होते रहते हैं। सिमिलरली आपके स्पाउस के फैक्टर्स भी कंसिडर होंगे क्योंकि ये सब फैक्टर्स आपको हेल्प करेंगे इवेंचुअली कनाडा में सेटल होने के लिए। तो इन सब के पॉइंट्स हैं, एक एक सब फैक्टर का भी पॉइंट है। आपका स्पाउस कितना एजुकेटेड है, उसकी क्या फर्स्ट लैंग्वेज है, क्या उसके पास कोई कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस है कि नहीं। ऐसे ही स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स होते हैं जो कि ये कैलकुलेट करते हैं कि आपके कंट्री में स्किल्स हैं वो कनाडा में आके ट्रांसफरेबल है कि नहीं। ये सब देखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ज़रूर लग सकता है पर है बहुत ही सिंपल। फाइनली आता है एडिशनल पॉइंट्स। इसके अंदर प्रोविंशियल नॉमिनेशन, जॉब ऑफर, आप क्या कनाडा में पढ़े हैं कि नहीं, आपका कोई ब्रदर सिस्टर कनाडा में सेटल्ड है, क्या आपको फ्रेंच आती है कि नहीं, इन सब के भी पॉइंट्स होते हैं। जो सब चीज़ें मैंने आपको बताई हैं अभी, ये सब कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे एक ऑटोमेटेड कैलकुलेटर है जो ये सब फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए आपका सीआरएस स्कोर ऑटोमेटिकली आपके लिए कैलकुलेट करके देगा। आपको जस्ट एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस आंसर करने हैं। तो चलिए चलते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे और देखते हैं कैसे उस कैलकुलेटर को यूज़ करना है। तो सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे google.com खोलें और उसके अंदर CRS कैलकुलेटर टाइप करें। तो जैसे ही आप CRS कैलकुलेटर लिखेंगे फर्स्ट लिंक आ जाएगी। ये वेबसाइट है cic.gc.ca कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम टूल। इस फर्स्ट लिंक को ही आपको क्लिक कर देना है। तो अब ये कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट खुल जाएगी। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ कनाडा यहाँ लिखा है। तो उन्होंने ये वेबसाइट बनाई है। इससे आप बहुत ही ईजिली अपना CRS स्कोर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक सीरीज़ ऑफ क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन को आपको ऑनेस्टली आंसर करते जाना है और आपका स्कोर एंड में आ जाएगा। सो व्हाट इज़ योर मैरिटल स्टेटस? मैं मैरिड हूँ तो मैरिड। इज़ योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर अ सिटीज़न और परमानेंट रेजिडेंट ऑफ कनाडा? नहीं, मेरी बीवी परमानेंट रेजिडेंट नहीं है तो नो। विल योर स्पाउस और कॉमन लॉ पार्टनर कम विद यू टू कनाडा? हाँ, हम दोनों एक साथ इमिग्रेट करना चाहते हैं तो येस। हाउ ओल्ड आर यू? अपनी उम्र बतानी है तो मैं 30 साल का हूँ। व्हाट इज़ योर लेवल ऑफ एजुकेशन? मेरी मास्टर्स डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री नीडेड टू प्रैक्टिस इन अ लाइसेंस्ड प्रोफेशन। मैं इस कैटेगरी में आता हूँ क्योंकि मैं एक डेंटिस्ट हूँ तो मेरी जो डिग्री है वो लाइसेंस्ड प्रोफेशन है कनाडा में।
तो इस वजह से यहाँ पे आता हूँ। अगर आपकी मास्टर्स डिग्री है तो आप मास्टर्स डिग्री सिलेक्ट करें। बेसिकली जब आप एजुकेशनल क्रीडेंशियल असेसमेंट करवाएंगे तो उनकी रिपोर्ट में लिख के आएगा कि आपकी डिग्री किस कैटेगरी में फॉल करती है, तो आपको वो सिलेक्ट करना है। तो मेरे ECA में मुझे प्रोफेशनल डिग्री नीडेड इन अ लाइसेंस प्रोफेशन आया है, तो मैं ये सिलेक्ट करूँगा। हैव यू अर्नड अ कैनेडियन डिग्री? नहीं, मेरे पास इंडियन डिग्री है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज, कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, यानी कि इंग्लिश और फ्रेंच। तो सबसे पहला वो सवाल आपसे ये पूछते हैं कि जो भी आपने टेस्ट दिया है इन दोनों का, क्या वो 2 साल से पुराना तो नहीं है? हाँ, हमारा टेस्ट 2 साल से कम पुराना है। विच लैंग्वेज टेस्ट डिड यू टेक फॉर योर फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज? तो वो होगा IELTS। तो यहाँ पे TEF और TCF ये फ्रेंच के टेस्ट है, और CELPIP ये कैनेडियन गवर्नमेंट का ही इंग्लिश का टेस्ट है, पर हम लोग IELTS देंगे, तो मैं IELTS सेलेक्ट कर रहा हूँ। एंटर योर टेस्ट स्कोर्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं स्पीकिंग में अगर आपके 7.5 से 9 आते हैं तो आपको हाईएस्ट स्कोर मिलेंगे, इसको बोलते हैं CLB 10। तो मैं बेस्ट केस सिनेरियो ले रहा हूँ कि मेरे CLB 10 आए। लिसनिंग में मुझे 8.5 चाहिए होंगे कम से कम, रीडिंग में मुझे 8 चाहिए होंगे, और राइटिंग में मुझे 7.5 चाहिए होंगे। 7.5 स्पीकिंग और राइटिंग में लाना काफ़ी टफ काम है, तो ये बेस्ट केस सिनेरियो है। मैं देखना चाहता हूँ कि मेरा मैक्सिमम CRS स्कोर कितना होगा जो मैं अचीव कर पाऊँ। डू यू हैव एनी अदर लैंग्वेज टेस्ट? नहीं, मुझे फ्रेंच नहीं आती है और ना ही मैंने उसका टेस्ट दिया है। अब वर्क एक्सपीरियंस के बारे में पूछेंगे। इन लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डू यू हैव? मैंने कनाडा में कभी काम नहीं किया है, तो नन। अब हाउ मेनी ईयर्स ऑफ फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस यू हैव? फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस का मतलब कि इंडिया में आपका कितना वर्क एक्सपीरियंस है, क्योंकि इंडिया उनके प्रोस्पेक्टिव से एक फॉरेन कंट्री है, तो हमारे वर्क एक्सपीरियंस उनके लिए फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस होगा। तो मेरा 3 ईयर्स और मोर का फॉरेन स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस है। डू यू हैव सर्टिफिकेट और क्वालिफिकेशन फ्रॉम अ कैनेडियन प्रोविंस, टेरिटरी और फेडरल बॉडी? नहीं, मेरे पास ऐसा कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है किसी भी कैनेडियन बॉडी का। डू यू हैव अ जॉब ऑफर? नहीं, मेरे पास जॉब ऑफर नहीं है। डू यू हैव अ नॉमिनेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रोविंस और टेरिटरी? नहीं, मेरे पास कोई नॉमिनेशन सर्टिफिकेट नहीं है। अब ये 10th क्वेश्चन से मेरे स्पाउस के बारे में, मेरी वाइफ के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो डू यू और योर स्पाउस हैव एटलीस्ट 1 ब्रदर और सिस्टर लिविंग इन कैनेडा? मेरी सिस्टर कनाडा में है तो है, पर शी इज़ नॉट अ परमानेंट रेजिडेंट येट, शी इज़ देयर ऑन स्टडी वीज़ा, तो मैं इसको नो सिलेक्ट करूँगा। व्हाट इज़ द हाईएस्ट लेवल ऑफ एजुकेशन फॉर योर स्पाउस? अब मेरी स्पाउस भी डेंटिस्ट हैं, तो उनका भी प्रोफेशनल डिग्री नीडेड टू प्रैक्टिस इन अ लाइसेंस प्रोफेशन कैटेगरी में आएगा। ये कैटेगरी आपको ECA करवाने के बाद मालूम पड़ेगी। इन द लास्ट 10 ईयर्स हाउ मेनी ईयर्स ऑफ स्किल्ड वर्क एक्सपीरियंस इन कैनेडा डज योर स्पाउस हैव? ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे इन कैनेडा लिखा है, तो इसका मतलब कि फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस स्पाउस का काउंट नहीं होगा, सिर्फ कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस काउंट होगा। मेरी स्पाउस कभी कनाडा में काम नहीं किया, तो नन। डिड योर स्पाउस एंड कॉमन लॉ पार्टनर टेक अ लैंग्वेज टेस्ट? इफ़ सो विच वन? तो वो भी IELTS देगी। तो एंटर द स्कोर फॉर योर स्पाउस, तो उनका कितना स्कोर आएगा। अब मैं इसमें आपको एक टिप बताता हूँ कि ये है CLB 10 जो हाईएस्ट स्कोर है, और ये है CLB 9। तो CLB 9 और CLB 10 स्पाउस के लिए जो सेकेंडरी एप्लीकेंट है, क्योंकि हम दोनों अपनी एक सिंगल एप्लीकेशन, जॉइंट एप्लीकेशन दे रहे हैं, और मैं प्राइमरी एप्लीकेंट हूँ, तो मेरी वाइफ सेकेंडरी एप्लीकेंट है, तो उसका CLB 9 और CLB 10 का स्कोर सेम रहता है, उसमें आपको एडिशनल पॉइंट्स नहीं मिलते। तो मैक्सिमम स्कोर जो स्पाउस के लिए चाहिए होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन, यानी कि 7। तो उनको स्पीकिंग में 7 चाहिए होगा, लिसनिंग में 8 चाहिए होगा, रीडिंग में 7 चाहिए होगा, और राइटिंग में भी 7 चाहिए होगा। तो इसको बोलते हैं गोल्डन स्कोर 8,777। लिसनिंग में 8, बाकी सब में 7। तो गोल्डन स्कोर चाहिए होगा, तो आप हमारी प्रोफाइल के मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे। तो इसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे। सो दिस इज़ आवर स्कोर। आप देख सकते हैं इन्होंने वही 4 कैटेगरीज़ में जो हमने पहले बात की उसमें डिवाइड किया है।
तो मेरे एज के मुझे 95 पॉइंट्स मिले, लेवल ऑफ एजुकेशन के 126, ऑफिशियल लैंग्वेज यानी मुझे इंग्लिश आता है तो 128। तो स्पाउस के फैक्टर्स, स्पाउस के भी 10 पॉइंट्स मिले क्योंकि वो एजुकेटेड हैं, उनके पास प्रोफेशनल डिग्री है। ऑफिशियल फर्स्ट लैंग्वेज 20, ठीक है, तो स्पाउस फैक्टर के 30 पॉइंट्स मिले। स्किल ट्रांसफरेबिलिटी फैक्टर्स, ऑफिशियल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एंड एजुकेशन 50, कैनेडियन वर्क एक्सपीरियंस नहीं है हमारे पास, फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस के 50, तो टोटल 100। एडिशनल पॉइंट्स कुछ भी नहीं है। एडिशनल पॉइंट्स होते हैं अगर आपके पास कोई प्रोविंशनल नॉमिनेशन है, जॉब ऑफर है, आप कनाडा में पढ़े हैं, आपका कोई भाई बहन रहता है या आपको फ्रेंच आती है, तो इन सब में मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मुझे 0 पॉइंट्स मिले। तो मेरा टोटल स्कोर जो हो जाता है वो होता है 479। तो ये इतना सिंपल था, ऐसे आपको अपना CRS स्कोर पता लग जाएगा। और हाँ, ये स्कोर ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगा अगर आपके आइलेट्स में इतने स्कोर नहीं आए। जो भी प्राइमरी एप्लीकेंट है उसको CLB 10 लाना होगा और सेकेंडरी एप्लीकेंट को CLB 9 लाना होगा। CRS कैलकुलेट करना अभी आपको हमने समझाया है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप क्यों होना चाहिए, इसे समझने के लिए मैंने कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट से कुछ स्टैट्स लिए हैं और उनका ग्राफ प्लॉट किया है। वो उन ग्राफ्स में जो पिछले 3 साल में CRS के कट ऑफ स्कोर्स गए हैं, मैंने वो लेके उन्हें आपको समझाने के लिए 3 अलग अलग ग्राफ्स लिए हैं 2018, 2019 एंड 2020 के स्कोर्स के ऊपर। तो चलिए चलते हैं समझने के लिए पहला ग्राफ। ये 2018 के कट ऑफ स्कोर का ग्राफ है जो कि FSW का पूरे साल भर कट ऑफ स्कोर आया है। इसमें एवरेज हम देख सकते हैं कि अराउंड 440 स्कोर गया है, कभी कभी एक आध बार ऊपर नीचे हुआ है, बट एवरेज स्कोर 440 रहा है। अब देखते हैं 2019 का ग्राफ। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जनरलाइज स्कोर ऊपर गया है जो कि 2018 में अराउंड 440 था। इसमें एवरेज में कह सकती हूँ अराउंड 450 टू 460 के बीच रहा है, बट एंड ऑफ द ईयर में अराउंड 470 भी गया है। अब देखते हैं 2020 का ग्राफ। तो इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि एवरेज स्कोर अराउंड 470 के ऊपर ही रहा है। क्योंकि 2020 में बहुत कम ड्रॉज आए हैं तो इसमें बहुत कम फिगर्स आपको दिख रहे हैं। जो इवन हाईएस्ट स्कोर आप देख सकते हैं 478 तक गया है। तो इन तीनों ग्राफ से हमें पता चलता है कि एक आपको एवरेज स्कोर कितना कंसीडर करना चाहिए। जब आप CRS कैलकुलेट करेंगे तो आपको अपना स्कोर मिलेगा, आप उससे जज कर सकते हैं कि आपका कहाँ पे ये स्कोर लाई करता है इन ग्राफ्स के अकॉर्डिंग। अगर आपका स्कोर इस एवरेज स्कोर के आसपास है तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि FSW ड्रॉ के थ्रू आपका चांस आ सकता है। ये जो एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल होती है ये 1 साल के लिए वैलिड होती है। तो 1 साल का इसलिए हम इसमें स्कोर देख रहे हैं कि आपको एक आइडिया लग पाए कि आप कहाँ इसमें फॉल करेंगे। अब इस 1 साल के स्कोर के बेसिस पे हम नेक्स्ट ईयर का समझ सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली कट ऑफ स्कोर 470 तो जाएगा ही जाएगा। तो अगर आपका स्कोर 470 के ऊपर आता है तो देयर इज़ अ चांस इन FSW ड्रॉज जब भी वो आप नेक्स्ट आएंगे। अगर आपका स्कोर इससे नीचे रहता है तो यू शुड कंसिडर समथिंग डिफरेंट। तो अब आपको आगे मिलने वाली है एक बोनस टिप एंड प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आपने देखा कि CRS स्कोर क्या होता है, उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, हम उसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, और हमारे साथ साथ शायद आपने भी अपना स्कोर कैलकुलेट कर लिया होगा। और इसे कैलकुलेट करने के बाद हमने ये भी देखा कि पिछले कुछ सालों में क्या ट्रेंड रहा है CRS के कट ऑफ स्कोर का। अब इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाना चाहती हूँ। तो सपोज मेरा स्कोर आता है 430। अब मुझे ये दिख रहा है कि 430 एक एवरेज स्कोर से बहुत नीचे है। अगर हम 460, 470 का एवरेज स्कोर लेते हैं तो 430 बहुत नीचे है और मैं कुछ भी कर लूं मैं 470 तक नहीं पहुंच सकती। तो इसके लिए हमें अब सोचना चाहिए कि अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा। तो FSW ड्रॉ को अगर हम प्लान A लेते हैं और हम देख रहे हैं कि हमारा प्लान A सक्सेसफुल नहीं होगा,
तो हम सोच सकते हैं कि अब हमें प्लान बी की जरूरत है। तो अब मैं बताती हूँ कि इस प्लान बी में आपको क्या कंसिडर करना चाहिए। तो पहली चीज, आपको सेकेंड लैंग्वेज के ऊपर वर्क करना चाहिए। हो सकता है अगर आप फ्रेंच के एग्जाम दें और उसमें आपके अप्रोक्सीमेट जो उनके मिनिमम स्कोर है वो आ जाता है, तो आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़ेगा और आप FSW ड्रॉ के थ्रू ही सिलेक्ट हो सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हैं कि आपको कोई प्रोविंशियल नॉमिनेशन मिल जाए। उसके लिए हर प्रोविंस की एक अपनी प्रोविंशियल नॉमिनेशन का सिस्टम है, वो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाएगा। थर्ड पॉइंट आप कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आप कोई स्टडी रूट के थ्रू कनाडा एंटर करें, आप कोई स्टडी का कोई कोर्स ढूंढें, उसके ऊपर आप रिसर्च करें, आपको स्टडी वीजा मिल जाएगा, आप वहां जाएं और बाद में आप PR का प्रोसेस कर सकते हैं। और लास्टली, अगर आपको कोई जॉब ऑफर मिलती है तो बहुत अच्छा है, आप अपने जॉब ऑफर की डिटेल्स एक्सप्रेस एंट्री में डाल सकते हैं और आप वर्क परमिट लेके जा सकते हैं। आपको अपने आप PR का प्रोसेस आपका होता रहेगा, आपको PR मिल जाएगी। सो इन अ नटशेल, हमारी बोनस टिप आपके लिए ये है कि अगर आपका CRS स्कोर, जो कि आप जिस दिन कनाडा जाने का आप सोचें उसी दिन कैलकुलेट करेंगे, और ये स्कोर अगर आपका एवरेज स्कोर के ऊपर आता है तो कोई टेंशन की बात है ही नहीं। आप आराम से अपनी प्रोफाइल बनाएं और वेट करें। अगर आपका स्कोर CRS कट ऑफ स्कोर के नीचे आ जाता है, जो कि एवरेज कट ऑफ स्कोर है उसके नीचे जाता है, तो आपको प्लान बी रेडी रखना चाहिए, उसके ऊपर रिसर्च करनी चाहिए। तो अब हमारी प्रिडिक्शन मैं आपको बताती हूँ। हमारे हिसाब से जब भी नेक्स्ट FSW ड्रॉज आएंगे, इनिशियली हो सकता है स्कोर काफी हाई रहे क्योंकि अभी पूल में बहुत ज्यादा लोग हैं, हो सकता है स्कोर 480 के अप्रॉक्स जाए। लेकिन अगर रेगुलर ड्रॉज आते रहेंगे तो ये स्कोर ड्रॉप करेगा और 470 के आसपास ही रहेगा, पर 470 के नीचे जाना टफ है। अगर आप चाहते हैं कि हमने जो भी प्लान बी आपको बताया है वो सारे टॉपिक्स के ऊपर हम अपना एक डिटेल वीडियो आपको लाके दें, तो प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में नीचे बताइए। तो अगर आपको हमारा ये कंटेंट अच्छा लगता है और आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बाजू में एक बेल आइकन बना है उसे जरूर क्लिक करें। तो अब इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ लिंक्स मिलने वाले हैं। पहला लिंक होगा CRS कैलकुलेटर का, जो कि कैनेडियन गवर्नमेंट की साइट है। सेकेंड लिंक होगा जिसमें आपको सारे फैक्टर्स के डिटेल पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशंस मिलेंगे। थर्ड लिंक होगा जो कि मैंने आपको ग्राफ्स दिखाया है, ये पूरा सोर्स मैंने कहाँ से लिया है, कौन सी वेबसाइट से लिया है, ये भी कैनेडियन गवर्नमेंट की ही साइट है, उसका भी लिंक होगा। प्लस हमने जो पहले वीडियोस बनाए हैं जिसमें कि हमने बताया है कि ये पूरा PR प्रोसेस कैसा होता है, इसका एक ओवरव्यू आपको दिया है। प्लीज हमारा वो वीडियो जाके देखें तो आपको पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ आएगा। और हमारे अगले वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड।